चलिए, जैसा कि हम देख रहे थे हॉस्टल वार्डन सीरीज जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, और हॉस्टल वार्डन जो सीरीज है उसमें हम आज जो है भारत के भूगोल का दूसरा क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन इनके रहेंगे, ठीक है। नहीं चल रहे क्या? ठीक, चलिए शुरू करें। चलिए हमेशा की भांति हम चीजों को समेटते हुए चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति, ठीक है, थोड़ा सा हम फॉरेस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं। नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ठीक है, ये प्रश्न है कि भारत सरकार ने, है ना, हर आपका केंद्र सरकार पर्यावरण या वन को लेकर कानून बनाती है और उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि किस वर्ष आपका घोषणा की गई थी। तो देखिए, राष्ट्रीय वन नीति जो लाया गया था वो पहली बार 1952 में लाया गया था। ध्यान रखें, पहली बार राष्ट्रीय वन नीति भारत में कब लाया गया था? तो पहली बार जो वन नीति या फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया था वो कब लाया गया था आपका? 1952 में। कब लाया गया था आपका? 1952 में। क्लियर है? उसके बाद देखिए, और इसी जो 52 की नीति है उसमें जो संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 1988। कुछ नई चीजों को ऐड किया गया, कुछ चीजों को जोड़ा गया, है ना, पर्यावरण को ध्यान में रखकर। तो 1952 में पहली बार आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि भारत सरकार के द्वारा पहली बार वन नीति की घोषणा कब की गई? 1952 मारना। और इसमें संशोधन कब किया गया? लेटेस्ट 1988। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसमें 52 हमको नहीं दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? 1988। तो याद रखेंगे, सरकार ने एक 1988 में नई क्राइटेरिया, नई आपकी चीजों को समावेश करके वन नीति में संशोधन करके 1952 की नीति को क्या किया? लागू किया। इसके तहत जो प्रमुख प्रावधान दिया गया था वो क्या था? इसमें यह था कि ये जो स्वतंत्रता के बाद भारत की वन नीति की सिफारिश की कि देश में कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वन आच्छादन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इसमें यह कहा गया कि देश का कुल एरिया है, देश का कुल क्षेत्रफल है, उसका 33% भाग जो है वो वनों से आच्छादित होना चाहिए। इस प्रकार के जो क्राइटेरिया इसमें लागू किया गया था कि सरकार को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको इस बात पर ध्यान देना है कि कुल देश के क्षेत्रफल का 33% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए। तो याद रखेंगे, कितना प्रतिशत पूछेगा, क्या लगाओगे? 33। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन नीति के तहत जो है कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो आच्छादित होना चाहिए। तो याद रखेंगे 33%। इसके अलावा जो एग्जाम में लगातार पूछा जाता है उन अधिनियमों को याद रखेंगे। अगर आपको पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो क्या लगाओगे? 1972। क्या लगाओगे? 1972। भाई, वनों के साथ साथ वन्य जीव को भी तो संरक्षित करना है ना, तो क्या लगाया आपका? 1972। वन के साथ साथ वन और आपके पशु पक्षी कब जीवित रहेंगे? जब आप क्या बनाओगे? पर्यावरण। तो 1986 में क्या याद रखना है आपका? पर्यावरण। और नदी बोर्ड अधिनियम भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, जल प्रदूषण वगैरह को कम करने के लिए नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया था। कब आपका? 1956। तो कैसे सीरीज में याद रखो, 1952 में आपका क्या लाए? तो 1952 में वन नीति लाए। 1956 में क्या लाए हैं? 1956 में आपका नदी बोर्ड लाए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 1972 में क्या लाए? वन्य जीव अधिनियम। फिर 1986 में क्या लाए? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और फिर 1988 में जो है 1952 की नीति को क्या किया गया? आपका संशोधन किया गया और कितना प्रतिशत वन रखने की आपकी सिफारिश की गई? तो 33%। तो ये सारे अधिनियम एग्जाम में पूछते हैं। कई बार एग्जाम में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, इस प्रकार के भी प्रश्न बने हुए हैं। तो ध्यान देंगे, मेन डेटा आपको याद रहे, बाकी जो है इससे और भी जो प्रश्न आएंगे उसको हम जो है अगली क्वेश्चन के माध्यम से कवर करने का प्रयास करें। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? देखो, आप भी जानते हैं कि कभी कभी जो सीधा आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, कहां पर आपका ज्यादा जो है आपका वन का फॉरेस्ट एरिया है। तो देखिए, सबसे पहला हम आंसर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। अब इससे संबंधित देखिए,
तो भारत में दूसरा कौन है? तो दूसरा आपका जस्ट नीचे है, कौन? आपका अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन है? आपका अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में पहला आपका मध्य प्रदेश, फिर है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन है? आपका छत्तीसगढ़। तो ये याद रखना, सबसे पहला फॉरेस्ट में आपका एमपी, उसके बाद फॉरेस्ट एरिया, बेटा वन क्षेत्र की बात करो, परसेंट में चीजें बदल जाएगी। एरिया के हिसाब से अगर देखोगे तो मध्य प्रदेश प्रथम है, अरुणाचल प्रदेश द्वितीय है, छत्तीसगढ़ क्या है? आपका तीसरा है। लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखोगे तो पहला है मिजोरम, ठीक है, पहला है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय, और चौथा है आपका मणिपुर। तो याद रखेंगे आप, इतना सारा मत याद रखिए। परसेंट में पूछेगा तो मिजोरम, ये भी म से शुरू होता है, और आपका एरिया में पूछेगा तो मध्य प्रदेश, ये भी म से शुरू होता है। दोनों में अरुणाचल प्रदेश दूसरा स्थान पर है, तो रटने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र में भी अरुणाचल प्रदेश है, और आपका प्रतिशत में भी कौन है? आपका अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद तीसरा याद रखेंगे छत्तीसगढ़, बाकी इधर मेघालय और मणिपुर। याद देखो, जितने भी प्रतिशत में है ना, म नाम वाले ही आएंगे, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उधर के एरिया, क्योंकि छोटे छोटे एरिया है और फॉरेस्ट ज्यादा है, तो प्रतिशत क्या दिख जाता है? ज्यादा दिख जाता है। इसलिए प्रतिशत में उधर के ही पूर्वोत्तर राज्य जो है वही आपका क्या होंगे? शामिल होंगे। क्लियर है? तो इतना आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद देखिए कुछ बहुत और कुछ बातें। पहला में हम फॉरेस्ट के बारे में देख लिए कि भाई फॉरेस्ट में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, परसेंट में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपका मेघालय। वैसे आपका झारखंड को याद रखना, झारखंड को भारत के खनिज राज्य के रूप में जाना जाता है। भारत को जैसे फॉरेस्ट में एमपी को जाना जाता है, वैसे सबसे ज्यादा खनिज कहां मिलता है? तो झारखंड राज्य में। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा खनिज जो है झारखंड राज्य में मिलता है, क्योंकि ये वाला जो बेल्ट है ना बेटा, ये खनिजों के लिए बहुत फेमस है। ये पूरा जो बेल्ट बनता है, ये वाला बेल्ट, उसे खनिजों की भूमि कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो खनिजों के लिए कौन है? आपका झारखंड। उत्तर प्रदेश को भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गन्ना उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है पूछेगा, तो गन्ना कहां? उत्तर प्रदेश। याद रहेगा, जहां गन्ना ज्यादा होगा वहां पर क्या बोलेंगे? चीनी। तो चीनी आपका सबसे ज्यादा, चीनी राज्य किसको बोलते हैं? चीनी का कटोरा आपका उत्तर प्रदेश। और कटोरा से एक बात आपको याद आया कि छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं जी? धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जानते हैं? धान का कटोरा। तो धान का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाले बहुत चाय पीते हैं, ऐसा याद रखे रहना, दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए, जो भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, एफएसआई, वो हर 2 साल में एक बार रिपोर्ट जारी करती है। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें बताती है, कहां वन की कमी हो रही है, कहां वन बढ़ रहा है, कहां वन ज्यादा है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, प्रतिशत के हिसाब से कौन है। तो ये डेटा जो लाते हैं कौन लाते हैं? भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, या इसी शॉर्ट फॉर्म में एफएसआई कहते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, और इनकी शुरुआत 1965 में हुई थी। याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जो सर्वे जो जारी किया जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, वो 1965 से इनकी शुरुआत हुई है। 1981 में इनका नाम भारतीय वन सर्वेक्षण के नाम से का, मतलब पहले इनका नाम दूसरा था, बाद में इनका नाम भारतीय वन सर्वेक्षण नाम रखा गया। तो बना था 65 में, लेकिन नाम कब किया है आपका? 81 में। कब आका? 1981 में। और 1981 में इनका नाम हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? द्विवार्षिक। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि एफएसआई प्रत्येक कितने वर्षों में रिपोर्ट जारी करती है? तो दो वर्ष में जारी करती है। द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करना और देश के तात्कालिक वनावरण का आकलन उपलब्ध करना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन व आपका वनाश्रवण, ठीक है, करना मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां है? देहरादून, उत्तराखंड में। तो क्या क्या जानना है? पहला, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ वन क्षेत्र में है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और आपका जो मेघालय है 1% में है। कौन जारी करता है? एफएसआई जारी करती है। 65 में गठन हुआ था, 81 में इनका नाम एफएसआई रख दिया गया, और इसलिए आपका इसका मुख्यालय कहां है? आपका देहरादून में। जो आपके खनिज राज्य कहते हैं झारखंड को, और चीनी का कटोरा कहते हैं आपका उत्तर प्रदेश। ये सारे आपसे प्रश्न जो है वन लाइनर पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आप इनको क्या करिए? याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है? कभी कभी देखो बेटा, इन्वायरमेंट से ज्योग्राफी को रिलेट करते हैं और पूछते हैं कि मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहां पर पाई जाती है। तो पहले थोड़ा सा समझ ले कि मैग्रोव वन होता क्या है और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। पहले देखिए,
एक मैंग्रोव जो होता है एक छोटा सा पेड़ या झाड़ी होता है जो समुद्र के किनारे उगता है। याद रखेंगे, याद बेटा, कहां पाया जाएगा? कोई पर्वत स्थान पर बोलेगा, पहाड़। हमेशा जो मैंग्रोव वन होगा वो नमी वाले जगहों पर पाया जाता है, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा आपका नमी हो, आर्द्र हो। तो याद रखना कहां पर पाया जाएगा? समुद्र के किनारे उगते हैं और इसकी जड़ें अक्सर पानी के नीचे नमकीन तलछट में होती है। मतलब समुद्र के खारा पानी जो है, इनकी जड़ें जो है आपका समुद्र के किनारे होंगे और इसी नमक जो पानी होता है उसमें आपका डूबे रहते हैं। याद रखना। प्रतिशत के हिसाब से अगर देखोगे तो कुल मैंग्रोव कवर क्षेत्र का पश्चिम बंगाल, कहां पर? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कहां है जी? सुंदरवन। उस दिन पढ़े थे सुंदरवन के बारे में। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो काफी फेमस है मैंग्रोव वन के लिए। और मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा एरिया है। अगर पश्चिम बंगाल सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत के रूप में सूचीबद्ध भी है। याद रखेंगे, इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी मैंग्रोव वनस्पति जहां पाई जाती है सुंदरवन को, वहां पर आपका शामिल किया है। मैंने उस दिन बताया था कि सुंदरवन एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत भी आता है। याद रखेंगे, यहां पर रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और आपका स्टुअरीन मगरमच्छों का घर है, ठीक है। यहां पर आपका जैसे बंगाल में आपका रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, है ना। यहां पर देखोगे तो गंगा डॉल्फिन, ये सब का स्थल है और यहीं पर मैंग्रोव वन जो है वो आपका पाए जाते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है? तो उड़ीसा। देखो आसपास से, पहला नंबर पर क्या है? पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर पर क्या है आपका? उड़ीसा। कैसे? खारे पानी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? समुद्र के किनारे पाया जाता है, ठीक है। और दूसरा जो मैंग्रोव वन है उड़ीसा है, जो ब्राह्मी और वैतरणी, कौन सा? ब्राह्मी और वैतरणी नदी के दो डेल्टाओं द्वारा बनाया गया है। तो ये जो उड़ीसा का जो आपका मैंग्रोव है, उड़ीसा में जो पाया जाता है, एक जगह है फेमस आपका भीतरकनिका। यहां पर कहां पर? पश्चिम बंगाल कहां पर है आपका? सुंदरवन में। और यहां पर फेमस कौन है आपका? भीतरकनिका। यहीं पर आपका कछुए आपका, ठीक है, फेमस है कछुओं के लिए। कौन सा जगह फेमस है? भीतरकनिका उड़ीसा में है, ठीक है। और यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण रामसर आर्द्र भूमि, रामसर सम्मेलन हुआ था जहां पर आर्द्र भूमि जो बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उनका संरक्षण करने की बात कही गई थी, जिनमें से रामसर सम्मेलन के तहत जो आपके क्राइटेरिया है उसमें भीतरकनिका जो है प्रमुख स्थान रखता है भारत में। तो आर्द्र भूमि के नाम से ये पहला है, लेकिन अगर आपका सुंदरवन के नाम से बोलेंगे तो क्या है? दूसरा है। ये सुंदरवन के नाम से क्या है? पहले है। तो याद रखना भीतरकनिका कहां है? कई बार पूछे एग्जाम में, उड़ीसा मारना। सुंदरवन कहां है? तो पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वन यहां ज्यादा पाया जाता है, दूसरे नंबर पर यह है। और भीतरकनिका जो है रामसर सम्मेलन के तहत भारत की प्रमुख आर्द्र भूमियों में क्या है? शामिल है। तो ये इस तरीके से याद रखना। तो भारत में मैंग्रोव वन कहां पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन आपको कहां पाया जाता है? सुंदरवन में। कहां पाया जाता है आपका? सुंदरवन में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? देखो कभी कभी जियोग्राफी से मिट्टी वाला पोर्शन से भी क्वेश्चन आता है। मैंने अपने इस सेट में बेटा सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया है। कोई भी पोर्शन से आपका ना छूटे और हर पोर्शन से जो एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन हो, क्योंकि जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन आने हैं और वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, तो एकदम जो टॉप के क्वेश्चन है मैंने उसी को संग्रहण किया है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़िएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। याद रखिएगा, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी में जिस मिट्टी का नाम आता है वो मिट्टी है क्या? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? आपका जलोढ़। जैसे देखिए एक बात और समझिए बेटा, जैसे मान लो ये पर्वत होता है, तो पर्वत से तुरंत आपका निकलने वाले जो कंकड़ होते हैं ना, इनको बोलते हैं आपका क्या? तराई। तराई के बाद थोड़ा नमी वाला जो बनता है उसे बोलते हैं आपका भाबर। क्रम देखिए, ऊपर तराई, नीचे आपका कौन सा होगा? भाबर। भाबर के बाद आपका अलग अलग मिट्टी बनता है और वो भाबर के बाद जो आपका मिट्टी बनता है उसे ही कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी 2 भागों में बटेगा। एक आपका जो बनेगा बांगर और एक को कहते हैं आपका खांदर। क्या है आपका? बांगर और खांदर। नया जो मिट्टी होगा जो नदी से जुड़ा हुआ रहेगा, नदी से चिपका मिट्टी, वो आपका खांदर है, बार बार चेंज होगा। और नदी के ऊपर में जो जमा हो जाता है ऊंचे ऊंचे स्थान पे, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। ये थोड़ा पुराना है तो इसे पुराना जलोढ़ और इसे नया जलोढ़ कहते हैं। तो इसीलिए तराई प्रदेश में बड़े बड़े कंकड़ रहेंगे। फिर थोड़ा नमी वाला रहेगा, वो भाबर
कहलाएगा, फिर बांगर और खादर, ये याद रखना। तो भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन है? तो भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी कौन है आपका? तो याद रखेंगे जलोढ़। और ये कहां पाई जाती है? उत्तरी मैदानों में, क्योंकि आप देखोगे हिमालय के बाद, हिमालय पर्वत के बाद भारत में क्या आता है? मैदान। क्या आता है आपका? मैदान। और मैदान की ही बात क्या आता है आपका? प्रायद्वीप। क्या आता है आपका? पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीप। इस तरीके से भौतिक विभाजन होता है। तो हिमालय, हिमालय के बाद मैदान। तो ये मिट्टी कहां पाई जाती है? मैदान में, उत्तरी मैदानों की घाटियों में फैली हुई है। ठीक है। इसे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा की गई गाद के कारण बनती है। भाई पता है ना, गाद धीरे धीरे जो ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, हिमालय से निकल कर आएगी और वहां पर वो गाद बनाए। गाद मतलब कंकड़ वंकड़ जो भी आपका चीजें है, गाद मतलब आपका अवशेष लेकर आएगी, उसी से जो मिट्टी बनेगा वही मिट्टी है आपका जलोढ़। ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है। जो नई मिट्टी होगी वो खादर कहलाएगा, जो पुरानी मिट्टी होगी वो बांगर कहलाएगा। तो याद रखना, नई खादर है। कैसे याद रखोगे? नया नया चीज को खाते हो ना, तो नई खादर याद रखना। नई खादर, नए चीज को खाना है और पुराने चीज को बांगा में डाल दो, बांगर, ऐसे याद रखना। तो याद रहेगा चीजें। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा आपका काली मिट्टी जान लो। दूसरी भारत की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर के नाम से जानते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगुर। तो याद रखना, कौन सी मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी कौन है? काली मिट्टी है। और ये मिट्टी के नाम से, ठीक है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा के चट्टानों से फूटने से हुआ था। ऐसे में इस मिट्टी को लावा भी मिट्टी कहते हैं। क्या होता है देखो, ये ज्वालामुखी है। अब ज्वालामुखी फटेगा तो लावा निकलेगा। अब ये लावा कैसा होगा जी? काला होगा। कार्बन की मात्रा तो रहेगी, काला होगा। काला होगा तो वायु पर आपका पानी बरसात में धीरे 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 टूटेगा और इसी लावा से क्या मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी बनेगी। समझ में आ रहा है? तो लावा से, चूंकि राख है, राख पूरा जल चुका है, राख काला है, इसलिए इसमें कंकड़ नहीं होगा, एकदम चिकना होगा। काली मिट्टी चिकनी क्यों होती है? क्योंकि पूरा राख बन जाता है जल के। लावा में इतना बड़ा कुछ लावा निकल रहा है तो उसमें कोई चीज बचेगा जी? राख देखो कितना बारीक होता है। तो ये काली मिट्टी बारीक होने का कारण ही है बेटा, क्योंकि लावा से बनता है और लावा राख जैसा होता है, इसलिए बहुत चिकनी होती है। तो याद रखेंगे, इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। लाल, ठीक है, लावा मिट्टी कहते, आगे भी इनके बारे में पढ़ेंगे। ये कृषि कार्य के लिए बहुत उपयुक्त होता है। बहुत ज्यादा चिकना होने के कारण एक थोड़ा सा पानी मिलता है तो पानी को सोख लेता है और एकदम चिपचिपी हो जाती है। इसलिए सबसे चिपचिपा जो होता है वो कौन सी मिट्टी रहती है? आपका काली मिट्टी। आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा। तीसरी प्रमुख मिट्टी भारत में क्या है? लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। याद रखेंगे, फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, याद रखना, मिट्टी में लाल होने का कारण क्या है पूछेगा तो फेरिक ऑक्साइड मार देना। फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड। लाल होने के कारण जो आपका मिट्टी का कारण है वो फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड के कारण लाल पीला होता है। ठीक है। और इस प्रकार से आपका जैसे जैसे आपका पानी बदलता है उस प्रकार, जैसे लोहा आप देखोगे तो लोहा एकदम शुद्ध होगा तो क्या होगा? काला। थोड़ा पानी पड़ा तो क्या हो जाएगा? लाल। थोड़ा पानी पड़ा तो क्या हो जाएगा? पीला। और एकदम पानी पड़ा तो क्या हो जाएगा? भूरा। ये आयरन के साथ आपका कलर बदलता है बेटा। आयरन बहुत गहराई में रहेगा तो एकदम काला काला लोहा निकलेगा, जहां काला होगा वहां काली मिट्टी होगी। धीरे धीरे मिट्टी का कलर जो होता है उसमें प्राप्त खनिजों के आधार पर चेंज हो जाता है। तो पहला क्या होगा आपका? काला, लाल, पीला और भूरा। तो यहां पर जो लाल पीले रंग का है वो आपका फेरिक ऑक्साइड और क्या है आपका? लाल रंग का फेरस ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड का लाल पीला होता है, ये जानेंगे। ठीक है। आपका तीसरा प्रमुख मिट्टी लाल पीली मिट्टी, पहला जलोढ़, दूसरा काली जिसे रेगुर कहते हैं, तीसरा है आपका लाल पीली मिट्टी। और एक याद रखना, लेटेराइट मिट्टी छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है ना, पाठ प्रदेशों में। तो लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पश्चिम और पूर्वी घाट, ये वहां पाया जाएगा जहां थोड़ा सा घाट क्षेत्र रहेगा। घाट का मतलब इस तरीके से जमीन से थोड़ा ऐसे उठा वाला क्षेत्र में, क्योंकि ये मिट्टी तभी बनता है जब पानी गिरता है और इसके कंकड़ वंकड़ आधा मिट्टी बह के निकल जाते हैं। केवल यहाँ कंकड़ बह जाता है और जो बारीक मिट्टी वो बह जाता है। तो जो कंकड़ बच जाता है वही क्या है आपका? लेटेराइट मिट्टी है। ठीक है। ये निच्छालन या लीचिंग प्रोसेस से बनता है। याद रखेंगे, इस मिट्टी में हमेशा बागवानी फसल जो हॉर्टिकल्चर है वही होता है। जैसे आप देखोगे चाय, कॉफी,
टमाटर, इस तरीके से जो ही फसल होती है। इसीलिए आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी जसपुर क्षेत्र में बागवानी फसल किया जाता है, और जितने भी चाय कॉफी वाला खेती है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में ही होता है। या तो उल्टा याद रखो, जहां चाय और आपके कॉफी वगैरह की खेती होगी बागानी फसल की, वहां लेटेराइट मिट्टी होगा, या जहां लेटेराइट मिट्टी होगा वहीं पर बागवानी फसल होगा। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपका देखिए, ये मिट्टी मूल्यवान निर्माण सामग्री प्रदान करती है, और नारियल, चाय, कॉफी, सुपारी, रबर आदि फसलों के उत्पादन के लिए क्या है जी, उपयुक्त है। तो याद रखेंगे, 4 मिट्टी दिमाग में सेट करना। पहला कैसे बनेगा, तराई, भाबर, खादर और बांगर। नई मिट्टी जलोढ़, आपका खादर, पुरानी बांगर, याद रहेगा। लाल पीली मिट्टी याद रखना, काली मिट्टी याद रखना, और एक आपका याद रखना आपका लेटेराइट मिट्टी। ये 36 आपका भारत में, और छत्तीसगढ़ में भी आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में भी लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ये सब आपका काली मिट्टी, ये प्रमुख मिट्टियों में इनका नाम आता है। अलग अलग इनके स्थानीय नाम होते हैं, जैसे मटासी मिट्टी देखोगे, है ना, आपका मुरुम मिट्टी, भाटा मिट्टी, ऐसे अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो पूरा आप निचोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को किए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। अभी हमने पढ़ा बेटा, जो नया होगा उसको खाना है, तो नया क्या होगा, खादर। नया मिट्टी क्या होगा, खादर। अभी आप देखोगे बांगर, तो बांगर अभी हम क्या पढ़े हैं, जो पुरानी जलोढ़ होगी, पुरानी जलोढ़ को क्या कहेंगे, पुरानी जो जलोढ़ होगी उसे क्या कहेंगे आपका, तो उसे क्या कहेंगे, बांगर। और अभी हम रेगुड़ पढ़े हैं, रेगुड़ किस मिट्टी को कहते हैं आपका, काली मिट्टी को। तो इस प्रकार से नाम याद रखेंगे, कभी कभी नाम से एकदम सीधा प्रश्न पूछता है, जिसको मैंने अभी आपका डिस्कस किया है, तो ये आपको याद रहे। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर है, और रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं आपका, तो रेगुड़ मिट्टी याद रखेंगे किसे कहते हैं आपका, तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न याद रखिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी होती है, तो समझेंगे बेटा, कपास की खेती उसी मिट्टी में हो सकती है जो आपका नमी बनाकर रखता हो। तो नमी कौन बनाएगा, जो पानी को ज्यादा अवशोषित करता हो। तो कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा जल धारण करती है, तो याद रखेंगे वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी या जल धारण क्षमता काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए चिकना होने के कारण ये जो है थोड़ा सा क्या होते हैं जी, चिपचिपी होती है। क्या होती है आपका, चिपचिपी होती है, और सूखने पर इसमें क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। ये सब किसकी विशेषता है, काली मिट्टी की विशेषता है, ठीक है। इन मिट्टियों को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह लावा के चट्टानों के टूटने से बनती है, और इसको भारी मात्रा में लोहा, एल्यूमिनियम और क्या होता है, मैग्नीशियम होता है ना। लोहा भारी मात्रा में है, मैग्नीशियम भारी मात्रा में, इसलिए रंग क्या है उनका, काला है। काली मिट्टी अत्यंत ही महीन और चिकनी होती है। मैंने अभी बताया लावा के बनने के कारण ये मिट्टी कैसी होती है आपका, चिकनी होती है। चिपचिपी होने पर ये मिट्टी चिपक जाती है ना भाई, बारीक है, पानी पड़ेगा चिपकेगा, और इस कारण से इनपे काम करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कृषि कार्यों में कठिन जो आपके काम होते हैं, हल चलाना या आपका चलना, आपका जैसे ट्रैक्टर वगैरह देखोगे नहीं जा पाता, वो पैर में चिपकना शुरू हो जाता है। इसलिए देखोगे जहां पर काली मिट्टी रहते हैं वो ट्रैक्टर में आइट साइड और उसका एक ठो अलग से लगता है लोहे का, क्यों, ताकि ट्रैक्टर फंसे ना। तो काली मिट्टी चिपचिपी होती है, बारीक होने के कारण चिपचिपी होती है, लावा है इसलिए पूरा जल जा रहता है, राख हो जाता है, इसलिए चिपचिपी होती है। यह अपनी उच्च नमी धारण क्षमता के लिए जाना जाता है, मतलब जितना ज्यादा हो सके क्या धारण करती है, जल धारण। गर्मी के मौसम के दौरान ये मिट्टी सूख जाती है और दरारें विकसित होती है, यानी कि मैंने अभी बताया बरसात के दिन में चिपचिपी और गर्मी के दिन में क्या पड़ती है, क्रैक आने लगती है दीवारें। इसलिए आप बचपन में देखे होंगे, आप बचपन में ऐसे घर बनाते रहे होंगे कोई कहीं पर तालाब के किनारे मस्त मिट्टी का, और थोड़ी देर बाद जैसे धूप पड़ता था आपके नहाते तक या थोड़ा मस्ती मजाक करते तक, तो उसमें क्या आने लगता था, क्रैक, दरारें आने लगती थी। क्यों, क्योंकि गर्मी में क्या हो जाता है जी, मिट्टी सूख जाती है। क्लियर है। वायु के संचार में मदद करती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए आदर्श है और इसे काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, काली मिट्टी न केवल कपास के लिए, कुछ मात्रा में आप देखोगे तो गन्ना वगैरह के लिए भी आपका काली मिट्टी क्या है, उत्तरदायी है। काली मिट्टी में ही ज्यादातर आप देखोगे थोड़ा बहुत दलहन फसल, जो दलहन फसल होता है वो भी काली मिट्टी में आते हैं। गन्ना भी आपका काली मिट्टी में, नमी वाला जगह चाहिए, और कपास भी कौन के लिए उत्तरदायी, आपका काली मिट्टी। तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए काली मिट्टी। अगर मिट्टी से क्वेश्चन आएगा बेटा तो बेसिक यही सब क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और भी कोई प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7वां, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। कभी कभी अनाज
और कौन सा राज्य उसका उत्पादन करते हैं, इनको पूछा जाता है। बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जो एकदम सिलेक्टेड है देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे बड़ा चावल पूछा है, तो चावल के लिए कौन सा सबसे आपका, बंगाल। जो बंगाल के लोग हैं वो चावल ज्यादा खाते हैं, याद रखेंगे। चावल और मार मच्छी दबाते हैं, इसलिए आप सुने होंगे बंगाली लोगों का फेवरेट डिश है चावल और मच्छी। तो चावल किनका आपका फेवरेट है, आपका पश्चिम बंगाल का, याद रखना। इसके अलावा देखिए कुछ कुछ और खास बातें। तंबाकू कहां के लोग खाते हैं, आंध्र प्रदेश। कहां के, आंध्र। जिसके पीछे ट्रिक बन रहा है, ट्रिक बना लेना। जो तंबाकू खाएगा वो अंधा हो जाएगा, ऐसे राग जमा लेना। तंबाकू कहां है आपका, आंध्र प्रदेश। जूट, तो जूट तो जान ही रहे, मोहन जूट मिल बना था, याद है, छत्तीसगढ़ में 1935 में। तो जूट कहां मिलेगा आपका, पटसन में जूट, ठीक है। रबर जान रहे हो, केरल अभी पड़े हैं। जो पश्चिमी घाट होगा वहां लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। चाय काफी यहाँ के, रबर सब इधर ही मिलेगा। कपास मतलब दक्कन ट्रेप, जहां लावा बनेगा दक्कन ट्रेप, वहां काली मिट्टी होगी। जहां काली मिट्टी होगा वहां क्या होगा, कपास। देखो बेटा, भूगोल के आधार पर ही आप सब जान सकते हैं, रटे ना। जहां काली मिट्टी होगी वहां काली मिट्टी मतलब दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप का मतलब क्या होता है, लावा से बना ट्रैप क्या कहलाता है, दक्कन ट्रैप, ठीक है। चाय, देखो चाय के लिए फेमस कौन है, असम। यहां भी नीचे भी होता है असम, ऐसे जगहों पर जहां पर ऊंचे ऊंचे हिल्स पाए जाएंगे। मूंगफली में कौन आगे है आपका, गुजरात, ठीक है। रात को मूंगफली खाना है, क्या बोलना है, रात को मूंगफली खाना है, ठीक है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा चावल कौन खाएंगे आपका, कौन सा, बंगाल के लोग। तंबाकू खाने वाले अंधे हो गए, मतलब आपका आंध्र प्रदेश, ऐसा याद रखेंगे। अब इस तरह कई तो ट्रिक है, देखो गेहूं और अनाज में सबसे टॉप कौन है आपका, उत्तर प्रदेश। अभी पढ़ेंगे महाराष्ट्र में क्या है आपका, कपास। मध्य प्रदेश याद रखेंगे बेटा, सोयाबीन। सोयाबीन कौन आपका, मध्य प्रदेश। तो सोया कौन लोग हैं, मध्य प्रदेश। सोया मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है। कर्नाटका आपका काफी। कॉफी पीने के बाद लोग नाटक करने लगते हैं, ऐसा याद रखना। कॉफी पीने के बाद लोग नाटक करते हैं, नाटक नहीं सुनहरे करके, ठीक है। चावल, जो चावल अभी पढ़े पश्चिम बंगाल। गेहूं अभी पढ़े कहां, उत्तर प्रदेश। ज्वार महाराष्ट्र, इसको नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा। बाजरा गुजरात, ये तो सिंधु घाटी समय से फेमस है। दलहन के लिए, दलहन मतलब आप याद रखेंगे सोयाबीन। दलहन के लिए सोयाबीन, और ये दोनों के लिए मध्य प्रदेश है। तिलहन, दलहन, तिलहन और सोयाबीन, ये सब आपका कहां आएगा, मध्य प्रदेश। जौ के लिए उत्तर प्रदेश, गन्ना के लिए उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा अनाज कहां पर उत्पादन होता है बोलेगा तो भी आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अलग प्रकार के विविधता, यहाँ हर प्रकार के अनाज मिलते हैं। और अनाज क्यों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोआब बनता है। क्या बनता है, दोआब। दो नदियों के संगम के बीच का पूरा हिस्सा दोआब कहलाता है, और ये हमेशा आप देखोगे उपजाऊ होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ है। इसी कारण हर प्रकार के अनाज आपको वहां पर क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिक मैंने आपको हिंट दे दिया बेटा, कैसे याद करना है। बस जैसा बोल रहा हूं वैसा ट्रिक बनाना, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो बेसिक जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आपका बन जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है 8वां। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। अभी मैंने इस बात पे डिस्कस किया है कि हर प्रकार के खाद्यान्न कहां मिलेंगे आपका, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हर प्रकार के खाद्यान्न या ग्रेन्स या अनाज का जो प्रोडक्शन होगा वो कहां होगा आपका, उत्तर प्रदेश में। तो इसको याद रहेंगे, ठीक है। गन्ना में आपका फर्स्ट है, गेहूं में भी क्या है आपका, फर्स्ट है। ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है आपका, भारत में हरित क्रांति के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। हरित क्रांति के संबंध में सबसे सफल जो आपका, ठीक है, जो फसल रहा है वो कौन है। तो हरित क्रांति के मामले में जो सबसे सर्वाधिक सफल रहा है वो कौन है आपका, गेहूं और चावल। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है कि जो आपका, ठीक है, जो हरित, ठीक है, ये वाला प्रश्न था। हरित क्रांति के मामले में जो सबसे ज्यादा आपका संपन्न आपका जो फसल था, जिसको आपका एक्सपेरिमेंट किया गया, वो कौन था आपका। तो याद रखेंगे गेहूं एवं चावल। पहले गेहूं पर ज्यादा प्रभाव पड़ा, उसके बाद सेकेंड में आपका चावल जैसी फसलों पर। तो याद रखेंगे भारत में हरित क्रांति के जो जनक होंगे वो कौन होंगे आपका, स्वामी विश्वनाथन। कौन होंगे आपका, स्वामी विश्वनाथन। यही डायरेक्ट आपका सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और ये 2 चरण में हुआ था। याद रखेंगे, इनको 2 चरणों में भारत में लागू किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका वर्गीज को आपका, इसको देखोगे नॉर्मन बोरलॉग, अगर इसी को पूछेंगे वैश्विक स्तर पर
वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो याद रखेंगे आपका नॉर्मन बोरलॉग। कौन है आपका? नॉर्मन बोरलॉग जो है ये आपका वैश्विक स्तर पर जनक है हरित क्रांति के। भारतीय स्तर पर कौन है आपका? स्वामी विश्वनाथन जी है। ठीक है, ये जिस समय पंचवर्षीय योजना चल रहा था और पंचवर्षीय योजना का अवकाश चल रहा था, उसी समय भारत में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति जैसे कॉन्सेप्ट को लाया गया और 2 चरणों में ये चलाए गए थे। सबसे ज्यादा प्रभाव कौन से फसल पर पड़ा है? तो गेहूं और चावल पर। तो इस प्रकार से हरित क्रांति के बारे में बेसिक प्रश्न आएंगे, थोड़ा सा इनके बारे में याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं हरित क्रांति को। ठीक है, वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक मैंने अभी आपको बताया कौन है आपका? नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है आपका? नॉर्मन बोरलॉग। इनकी शुरुआत जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है और उच्च उपज देने वाली किस्मों को या आपका हाई एल्ड आपका वैरायटीज को विकसित करने में उनके कार्य के लिए उन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्होंने हाई क्वालिटी जो किस्म है बीजों का या जो उत्पादन है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किए। 1960 के दशक में इन्होंने हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट लाया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है आपका? स्वामीनाथन। कौन है आपका? स्वामीनाथन। हरित क्रांति का आगमन 2 चरणों में हुआ है, मैंने अभी बताया। प्रथम चरण 1966 में सूखे के बाद तथा द्वितीय चरण 1987 में। ठीक है, प्रथम चरण 1966 में स्टार्ट हुआ था अवकाश के समय और दूसरा चरण जो है आपका सूखे के बाद यानी हरित क्रांति का पहला चरण था। ठीक है, हरित क्रांति के जो 1966-67 में पंचवर्षीय योजना के योजना अवकाश और द्वितीय चरण में 1943 में सूखने के बाद, ठीक है, इनको लागू किया गया था और इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हें सदाबहार क्रांति या इन्हें इंद्रधनुष क्रांति भी कहते हैं। तो देखो, एक याद रखना नॉर्मन बोरलॉग, एक रखना स्वामीनाथन। ठीक, भारत में स्वामीनाथन, विश्वनाथन, स्वामीनाथन और एक है आपका नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक स्तर पर। 1966 और 1987 में स्टार्ट हुआ है 2 चरणों में। ठीक है, गेहूं के फसल को पहली प्राथमिकता दी गई, फिर बाद में अन्य, फिर उसके बाद दलहन तिलहन पर भी आए। और इसके जो पहले वाले के जनक कौन थे? स्वामीनाथन। दूसरे वाले के जो प्रणेता थे वो थे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद थे। उनका जो दूसरा वाला हरित क्रांति आया उनकी अवधारणा थी और उनका एक आदर्श वाक्य था, नॉलेज एग्रीकल्चर को क्या करना? बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे ये कोटेशन किसका है? नॉलेज एग्रीकल्चर। तो याद रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखो कुछ कुछ क्रांति है। हरा सोना क्रांति, बांस। तो बांस कैसा दिखता है? हरा, तो हरा सोना क्रांति। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति, श्वेत कौन दिखता है आपका? दुग्ध। पीली क्रांति, तो याद रखेंगे तिलहन फसलों के लिए, सरसों के लिए। नीली क्रांति, तो पानी, मछली, मछली मतलब नीला। गोल क्रांति, तो आलू गोल गोल, ऐसा याद रखो। गुलाबी क्रांति, तो झींगा क्या है आपका? गुलाबी। प्याज भी थोड़ा क्या दिखता है? गुलाबी। रजत थोड़ा सा आपका सिल्वर टाइप का क्या दिखता है आपका? अंडा, थोड़ा चमकता है। आपको सफेद दिखता होगा लेकिन थोड़ा चमकता है, मान लेना रे भाई। ठीक, धूसर क्रांति मतलब उर्वरक, जो आपके फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं वो थोड़े से धूसर यानी थोड़ा भूरा दिखाई देता है। और सुनहरी मतलब गोल्डन यानी कौन सा आपका? बागवानी। तो बेटा अगर क्रांति से क्वेश्चन आएगा ना तो यहीं से एक प्रश्न आएगा। थोड़े थोड़े हर क्रांति को देख लेना, कलर से ही पता चल जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप 10-15 बार बोलेंगे ना तो एकदम दिमाग में आता है। गुलाबी मतलब प्याज, झींगा, ऐसा। श्वेत, श्वेत मतलब दुग्ध। रजत यानी सिल्वर मतलब अंडा, ऐसा थोड़ा दिमाग। मछली, नीला, पानी, ऐसा याद रहेगा। तो बार बार थोड़ा सा बोलने से आपको क्रांति क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। इस प्रकार से आप इनको याद रखिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, वो है आपका, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखो बेटा, हरित क्रांति तो हो गया, थोड़ा सा श्वेत क्रांति से भी कभी कभी प्रश्न आता है। तो याद रखेंगे भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो माने जाते हैं आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। कौन आपका? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और इस श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। फाउंडर याद रखेंगे वर्गीज कुरियन, वहां पर नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन पढ़े थे। ठीक है, दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति क्यों लाया गया था? तो दूध क्रांति में तेजी से बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना। वो क्या था? अनाज को बढ़ावा देने के लिए था। कौन सा? हरित क्रांति। पहला गेहूं चावल, फिर दलहन तिलहन पर आएंगे। ठीक है, आपका एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 1970 के दशक में इन्हें प्रारंभ किया गया था और इनके प्रणेता थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। किस व्यक्ति को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। यही जो है श्वेत क्रांति के जनक है। यही दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो इस तरीके से आप जो है इतना याद रख सकते हैं। क्लियर है? याद रहेगा।
चलिए आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊर्जा वाले टॉपिक को भी कवर करते हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब भारत में जो ऊर्जा जनरेट होता है उसमें कौन सी ऊर्जा आपका प्रमुख है। भारत में भी और छत्तीसगढ़ में भी देखोगे तो कौन सा ऊर्जा प्रमुख है, थर्मल पावर, यानी कि आपका ताप विद्युत। कोयला यहां बहुत ज्यादा होता है और ताप विद्युत ऊर्जा में आप देखोगे किनकी प्रमुख भूमिका होती है जी, कोयला। ताप विद्युत गृह में किनकी प्रमुख, किस खनिज की प्रमुख भूमिका होती है, कोयला। कोयले से ही थर्मल आपका इंडस्ट्री जो है जनरेट होता है। तो भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन क्षमता थर्मल पावर प्लांट से आती है, जबकि देश की 85% थर्मल पावर उत्पादन कोयले पर आधारित होता है। तो छत्तीसगढ़ में भी कोयला होता है बेटा, बहुत सारी जगहों से कोयला होता है। ताप विद्युत गृह को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कोयला के कारण, ठीक है। स्वामित्व और संचालन सरकारी कंपनी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो थर्मल पावर उसका संचालन कौन करती है, एनटीपीसी। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी इनकी 3 शाखाएं हैं, है ना, आपका सीपत, लारा, पुसौर, ये आप जगह पढ़ेंगे। तो एनटीपीसी इनका संचालन करती है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है। विंध्याचल मतलब कहां पर होगा, मध्य प्रदेश, जिसकी आपका स्थापित क्षमता 4460 मेगावाट है। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, याद रहेगा। तो जो मध्य प्रदेश का विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है वो उत्पादन क्षमता के आधार पर वर्तमान भारत के सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, याद रखेंगे। एनटीपीसी इसका आपका संचालन करता है और जो थर्मल पावर इंडस्ट्री है वो कोयले पर आधारित है। और ये छत्तीसगढ़ और भारत में भी जो है सबसे ज्यादा जो हिस्सा होता है ऊर्जा में, वो कौन सा ऊर्जा है, आपका थर्मल पावर इंडस्ट्री का होता है। तो ये आप थोड़ा सा समझेंगे, यहां से प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आप चूकना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। कभी कभी बांध से, कभी कभी परियोजना से भी आपका प्रश्न आता है, तो आपको उसको समझना है कि कैसे इनको डील किया जाए। तो याद रखेंगे आपका, ठीक है, कहां से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो महात्मा गांधी जी, याद रखना, महात्मा गांधी जी जो जल विद्युत परियोजना है वो कहां है पूछेगा तो कर्नाटक में शरावती नदी पर, ठीक है, याद रखना। देखो याद करने के थोड़ा बोल देना जी, ऐसे महात्मा गांधी बहुत शरारती थे, ऐसा बोलना तो वो दिमाग में ना छप जाता है कि महात्मा गांधी क्या थे, शरारती थे, शरारती। तो शरारती छोड़ो ना, शरावती तो याद रहेगा ना। तो महात्मा गांधी जो थे वो आपका कर्नाटक में जो इनका है शरावती नदी पर है विद्युत परियोजना। अब देखो कुछ विद्युत परियोजना को जानो ताकि एग्जाम बने। टिहरी भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी नदी पर। तीनों प्रश्न पूछ चुका एग्जाम में कि भागीरथी नदी उत्तराखंड पर आपका कौन सा बांध है, टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और यहीं पर क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे लंबा बांध, तो क्या लगाओगे, हीराकुंड बांध। हीराकुंड जो उड़ीसा में है महानदी पर, वो भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में। श्रीशैलम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और ये कौन से नदी में है, कृष्णा नदी। तो क्या लगाओगे, श्री कृष्ण, क्या लगाओगे, श्री कृष्ण। श्रीशैलम तो कौन सी नदी, कृष्णा, तो श्री कृष्ण याद रखो। श्रीशैलम जब भी पूछेगा क्या मार दोगे, कृष्णा। सरदार सरोवर, तो सरदार जी की मूर्ति कहां है जी, गुजरात में। तो सरदार सरोवर कहां पर है आपका, गुजरात में। कौन सी नदी, नर्मदा। कौन सी नदी आपका, नर्मदा। बताए थे नर्मदा नदी के बारे में, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, अमरकंटक से निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा में ब्रज घाटी में बहती है। पश्चिम की जो नदियां है वो आपका डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है, याद रहे, रिवाइज करो, पुराना क्लास देखो, पूरा पढ़ाया हूं। नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सरदार। तो सरदार जी गुजरात में है। महात्मा गांधी शरारती है तो शरावती याद रखना। टिहरी कहां है, उत्तराखंड में। हीराकुंड सबसे क्या है, लंबा है। श्री कृष्ण, तो श्री आपका सेलम जो है वो आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी। शिव समुद्रम जो है वो कर्नाटक में है, कहां पर आपका, कावेरी। तो देखो यहां पर क्या है, शिव समुद्रम, यहां पर श्रीशैलम। तो श्री समुद्रम बोला तो क्या बोलोगे, कावेरी। श्री कृष्ण ऐसा याद रखना, श्रीशैलम में आपका सेलम है तो आपका कृष्ण है, समुद्रम है तो कावेरी है। और यह भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है, ये क्वेश्चन याद रखना। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है शिव समुद्रम आपके जल विद्युत परियोजना है, जो कि कर्नाटक में कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी। और हीराकुंड ओडिशा नदी में है, महानदी में। यह भारत के स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई पहली बहुउद्देशीय योजना है,
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो कौन सा है, तो कौन सा है, लगभग ये 1957 में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे हीराकुंड बांध सबसे लंबा भी है और स्वतंत्रता के बाद बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है इस बांध को बनाने के पीछे बहुत सारे उद्देश्य जुड़े थे, इसलिए इनको बहुउद्देशीय बोलते हैं। ठीक है, और याद रखना एक तो इडुक्की, इडुक्की कहां है जी, केरल। इडुक्की परियोजना कहां है पूछेगा तो केरल। अब थोड़ा सा नॉर्मल देखना, बाकी जो क्वेश्चन होगा यही होगा, तो इडुक्की कहां है पूछेगा तो केरल मार देना, याद रहेगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न आपको याद रहे। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो है आपका परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड है। ऊर्जा से रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां है, तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, महाराष्ट्र। कई बार एग्जाम में पूछा है तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहां है, तारापुर, महाराष्ट्र, जो कि कब बना था 1969 में। कब बना था आपका 1969 में। काकरापारा याद रखेंगे, काकरापारा कहां है, गुजरात। नाम से लोकेशन पूछता है, हमेशा याद रखना। काकरापारा कहां है, गुजरात। ठीक है, कैगा, कैगा कहां है, कर्नाटक। कैगा कर्नाटक है, काकरापारा गुजरात है, तारापुर महाराष्ट्र है। नरोरा याद रखेंगे, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। और भारत में सबसे बड़ा आपका जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो आपका कुडनकुलम में है। कहां है आपका, कुडनकुलम साउथ में है, याद रखेंगे। भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका कुडनकुलम है, और कुडनकुलम जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नरोरा कहां है, तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कैगा कहां है, कर्नाटक में है। काकरापारा कहां है, गुजरात में है। और तारापुर जो भारत का प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, तो प्रथम तारापुर है, और सबसे बड़ा कौन है आपका, कुडनकुलम। कौन है आपका, कुडनकुलम। तो इस तरीके से याद रखना, यहां से भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न कौन है आपका, तो अगला प्रश्न है खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। देखो यहां पर मिनरल से रिलेटेड सवाल पूछा गया। तो खनिज सबसे ज्यादा मैंने बताया था झारखंड वाला बेल्ट में पाया जाता है। वहां पर क्या है आपका, छोटा नागपुर का पठार। सबसे ज्यादा खनिज की दृष्टिकोण से समृद्ध जो राज्य है या जो क्षेत्र है वो उसी बेल्ट को कहते हैं, छोटा नागपुर वाला बेल्ट को। तो देखिए लोहा में टॉप कौन है, उड़ीसा। बॉक्साइट में टॉप कौन है, उड़ीसा। ये पूछा गया प्रश्न है। लोहा और बॉक्साइट देखो ना जी, भारत में 4 खनिज क्षेत्र हैं बेटा। एक ए बेल्ट, एक ए बेल्ट, एक ए बेल्ट और एक ए बेल्ट। चारों का अलग अलग नाम है। सबसे ज्यादा खनिज आपका इस बेल्ट में मिलता है, उसके बाद आपका इस बेल्ट में मिलेगा, उसके बाद इस बेल्ट में, फिर इस बेल्ट में। तो पहले नंबर पर ये बेल्ट, 2 आपका 3 ऐसा बटा हुआ है। तो ये जो आपका उसी बेल्ट में उड़ीसा आता है, तो उड़ीसा लोहा और बॉक्साइट। कोयला कहां जाएगा, झारखंड। तांबा कहां मिलेगा, मध्य प्रदेश। मलाजखंड सुने होंगे, है ना, जगह का नाम क्या है आपका, मलाजखंड। मलाजखंड में क्या पाया जाता है आपका, तांबा। तांबा में अग्रणी राज्य कौन सा है आपका, महाराष्ट्र। चूना पत्थर आंध्र प्रदेश। चूना पत्थर कहां पर, आंध्र, कडप्पा जिले के नाम पर पड़ा था, याद आ रहा है। लोहा धारवाड़ जिले कर्नाटक, आंध्र प्रदेश कौन से जिले के नाम पर, कडप्पा के नाम पर, इसीलिए कडप्पा चट्टान बोलते हैं। मैग्नीज में उड़ीसा, तो लोहा में भी उड़ीसा, बॉक्साइट में भी उड़ीसा, मैग्नीज में भी उड़ीसा। सोना तो जान रहे हो, केजीएफ कर्नाटक। ठीक है, डायमंड, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मिल जाए, जो भी गाना था बस ये याद रखेंगे, क्या था आपका, मध्य प्रदेश, डायमंड मिलेगा। और देखो बेल्ट के हिसाब से 4 बेल्ट बचा है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट ये वाला, दक्षिण बेल्ट ये वाला, दक्षिण पश्चिम बेल्ट ये वाला, और उत्तर पश्चिम बेल्ट मतलब ये वाला। और सबसे ज्यादा समृद्ध बेल्ट कौन सा है पूछेगा, तो ये पहले नंबर पर है। कभी कभी 4 ऑप्शन में इसको भी 4 ऑप्शन बना सकता है। तो इतना याद रखना, खनिज से रिलेटेड इतना ही प्रश्न दिखेगा। और सबसे जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वो बहुत ही संपन्न है, क्योंकि आधा हिस्सा आपका छत्तीसगढ़ का आता है, झारखंड का आता है, उड़ीसा का आता है। और तीनों राज्य जो है खनिज में हमेशा टॉप में रहते हैं। कोयला लोहा ऐसे ऊपर नीचे हमेशा चलता रहता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां जो प्रश्न है वो है आपका भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। आप देखते हैं कोयला का भी प्रकार होता है और लोहे का भी प्रकार होता है। तो लोहे के आपके 4 प्रकार होते हैं। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा अधिकांश जो भारत में पाया जाता है ना, सबसे ज्यादा, अच्छा नहीं पूछ रहा है, भारत में पाया जाने वाला कौन है, तो भारत में पाया जाने वाला कौन है आपका, हेमेटाइट। कौन है आपका, हेमेटाइट। अब लोहे का आप थोड़ा सा प्रकार देखिए कैसे। पहले तो याद रखेंगे कि लौह अयस्क कौन सी चट्टान में पाई जाती है, धारवाड़। जहां जहां धारवाड़ आर्कियन चट्टान से बनी है। आर्कियन चट्टान बहुत पुराना चट्टान है। सबसे प्राचीन चट्टान क्या है, तो सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन है। ये भी याद रख लेना भाई, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा है, आर्कियन है, आर्कियन। ठीक, लोहा किस चट्टान में पाया जाएगा, तो लोहा पाया जाता है धारवाड़ में। ठीक है,
कोयला कहाँ पाया जाएगा? तो कोयला पाया जाता है गोंडवाना में। कौन से चट्टान में? गोंडवाना में। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पाया जाता है आपका करप्पा में। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो बॉक्साइट आपका पाया जाता है दक्कन में। कहाँ पर? आपका दक्कन ट्रेप में। ठीक है ना? तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो आपका खनिज है वो इन चट्टानों पर पाया जाता है। तो लोहा कहाँ पाया जाता है? धरवार में। लौह अयस्क जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा लोहा जो होता है मैग्नेटाइट होता है। मैंने क्या बताया? अच्छा लोहा मतलब काला। हिमेटाइट थोड़ा पानी पड़ेगा तो रंग क्या हो जाएगा? लाल। उसके बाद जो लिमोनाइट होगा और पानी पड़ेगा क्या हो जाएगा? पीला। और ज्यादा हवा पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? भूरा। इसलिए कोड बना था। कोड याद रखना, लोहा में याद रखना महिला सी। कैसा है? लोहा। एक लोहा महिला सी मजबूत होती है। तो म से मैग्नेटाइट, ही से हेमेटाइट, ल से लिमोटाइट, सी से सिडेराइट। तो लोहा कैसा है जी? महिला सी है। महिला जैसे मजबूत है ना लोहा, वैसा महिला है। तो लोहे का प्रकार याद रखना। भारत और लगभग छत्तीसगढ़ में भी जो पाए जाने वाले लोहा है वो कौन सा होगा? तो याद रखेंगे भारत और छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला जो लोहा है वो हेमेटाइट प्रकार का होगा। मतलब थोड़ा सा क्वालिटी इनका रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटाइट नहीं पाया जाता। भारत में दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कहां है? आपका हेमेटाइट प्रकार का भारत में पाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर यानी कि तांबा कॉपर खनन से संबंधित है? यहां पर क्या पूछ रहे हैं? कॉपर। तो कॉपर के लिए शुरू से जान रहे कौन सा जगह फेमस है? खेतड़ी। खेतड़ी कहां है? आपका राजस्थान में। याद रहेगा, ये शुरू से सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आपका ताम्र पाषाण काल में भी काफी फेमस रहा है। खेतड़ी से हमें तांबा जो है काफी ज्यादा आपका प्राप्त होता था। तो याद रखेंगे कॉपर खनन से संबंधित है। भारत में तांबा प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है। 3 जगह पर तांबा मिलेगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ये जगह मत भूलना, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और झारखंड। भारत में सबसे बड़े तांबे का उत्पादक राज्य की बात करें तो कौन है? मध्य प्रदेश। उत्पादन कहां पर ज्यादा होता है? मध्य प्रदेश में। तांबा का भी होता है ना? और याद रखना आपका अभी हम लोग देखे थे महाराजगंज जो क्षेत्र है, तो तांबा का उत्पादन यहां पर होता है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। और नरेंद्र नाथ दत्त जान रहे? स्वामी विवेकानंद का नाम था विवेकानंद। ये अलग से फैक्ट याद रखना बेटा खेतड़ी के बारे में। विवेकानंद जो आपके राजा थे, विवेकानंद जो नाम दिया राजा, तो भारत में जो नरेंद्र नाथ दत्त थे आपका स्वामी विवेकानंद, उनको विवेकानंद की उपाधि यहीं के राजा ने दिया था। कहां के राजा ने? अजीत सिंह नाम के जो खेतड़ी के राजा थे, उन्होंने विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दिया था। पहले विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, खेतड़ी के राजा ने स्वामी विवेकानंद नाम दिया नरेंद्र नाथ दत्त को। तो हम खेतड़ी की इंपॉर्टेंस को पढ़ रहे हैं, तो खेतड़ी को थोड़ा जाने। और तांबा को देखो, मानव के द्वारा पहली प्रयोग की गई धातु कौन सा है? तांबा है। तो मानव ने पहली कौन सी धातु प्रयोग किया? तांबा। तांबा के बाद कौन सा ज्यादा चलन में आया? कांसा। और कांसा के बाद कौन ज्यादा चलन में आया? लोहा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, मिसलेनियस पार्ट है। तांबा 3 जगहों पर, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कहां पर रहेगा? झारखंड। यहां पर खेतड़ी जो जगह है राजस्थान में स्थित है। और तांबे का सबसे उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। खेतड़ी के राजा ने ही नरेंद्र नाथ दत्त को विवेकानंद की उपाधि दी थी। और मानव के द्वारा पहली बार किसी धातु का जो प्रयोग किया गया था वो भी कौन सा था? तांबा था। तो इस तरीके से आप जो है ये प्रश्न याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, हम अभी पढ़े हैं बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? तो उड़ीसा। अभी पढ़े थे बेटा थोड़ी देर पहले। बॉक्साइट का सबसे बड़ा, बॉक्साइट, मैग्नीज, लोहा, तीनों में कौन टॉप में था? तो तीनों में टॉप में उड़ीसा थे। तो याद रखेंगे बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। गुजरात दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला आपका उड़ीसा है और दूसरे नंबर पर आपका क्या है? आपका गुजरात। और वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्तमान में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व स्तर पर याद रखो। भारत पर अगर आप देखोगे तो भारत में सबसे पहला उड़ीसा है, दूसरे नंबर पर कौन है? आपका गुजरात है। ये एल्यूमिनियम का क्या है? अयस्क है। और ये कौन से ट्रेप में पाया जाता है? दक्कन चट्टानों में पाया जाता है। और ये आपका देखोगे तो आपका उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में आपको बॉक्साइट का भी आपका जो है खनिज मिलेगा। तो ये भी छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो है आपका, ठीक है,
कि भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार, देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी जैसे एग्जामों में भी पूछा गया बेटा। सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया, खनिज मतलब छोटा नागपुर, छोटा नागपुर मतलब कौन सी घाटी, दामोदर नदी घाटी। नदी घाटी शब्द क्यों होता था, क्योंकि कोयला जिससे बनता था वो जीवाश्म से बनता था, जो पेड़ पौधे जानवर नदी में बह कर आते थे, दबते गए और बाद में वो क्या बन गए, कोयला। इसलिए कोयला हमेशा नदी घाटी एरिया में, छत्तीसगढ़ में मान नदी घाटी, हसदेव नदी घाटी ऐसा सुने होंगे। तो कोयला आपका कहां मिलेगा सबसे ज्यादा भारत में, दामोदर। तो भारत सरकार ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रभावी सहायता प्रदान करने के लिए 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की थी। थोड़ा सा हम दामोदर नदी घाटी को भी चर्चा कर लेते हैं, हालांकि कोयला यहीं पर पाया जाता है। तो 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना आई। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, इसलिए इसे बंगाल का क्या कहते हैं, शोक। अभी मैंने बताया था बिहार का शोक कोसी नदी, उड़ीसा का शोक महानदी और बंगाल का शोक कौन है आपका, दामोदर नदी। दामोदर और बराकर छोटा नागपुर को बीच से विभाजित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि दामोदर और उनकी सहायक नदी बराकर नदी, ये दोनों छोटा नागपुर को बीचों बीच काटती है। मतलब ये छोटा नागपुर है तो बीचों बीच आपका कौन सी नदी बह रही है, तो याद रखेंगे बीचों बीच आपका दामोदर और बराकर नदी बहती है। दामोदर नदी घाटी कोयले के लिए समृद्ध है, इसे देश में कोकिंग कोयले का प्रमुख केंद्र माना जाता है, यहीं पर आपका कोयला मिलता है। दामोदर घाटी भारत के सबसे बड़े औद्योगिक भागों में से एक है, यहीं पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के 3 एकीकृत इस्पात संयंत्र बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर स्थापित किए गए हैं। अन्य कारखाने घाटी में हैं। पहला बांध 1900, इस नदी पर पहला बांध जो बना था वो तिलैया नदी में, दामोदर नदी की एक सहायक नदी है तिलैया, उस पर बनाया गया था, ठीक है, बराकर नदी पर तिलैया बांध। और दूसरा बांध 1955 में कोनार में दामोदर नदी की अन्य सहायक नदी कोनार नदी पर बनाया गया था। तो दामोदर नदी में 2 बांध है, एक बराकर नदी पर तिलैया बांध 53 में, 55 में आपका कोनार बांध। यहीं पर आपका बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर जैसे आपका मेन यहीं पर आपका इंडस्ट्री है, ये याद रखना। यहीं पर आपका सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, इन्हें बिहार का शोक कहते हैं। और यहीं पर दामोदर नदी घाटी परियोजना आजादी के बाद जो है हम यहाँ पर देखने को मिलता है। पर यह बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है बेटा। अगर बहुउद्देशीय परियोजना बोलेगा तो मैंने अभी बताया आजादी के बाद जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो कौन सा है, हीराकुंड। ये केवल दामोदर नदी घाटी क्या है परियोजना, प्रश्नों को समझिएगा फिर आंसर लगाइएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है आपका 19वां, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था टिहरी बांध, कौन सा आपका, टिहरी। ये कहां है आपका, भागीरथी नदी पर आपका कहां है, उत्तराखंड में। तो ये आपका सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर एक बांध है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार का सबसे बड़ा एवं लंबा बांध है। तो सबसे बड़ा हारकर कई बार भाखड़ा नागल को बोल देते हैं, सबसे लंबा शब्द का प्रयोग होगा तो थोड़ा सा ध्यान देना, हीराकुंड है। और सबसे ऊंचा बोलेगा तो कौन से आपका, टिहरी है। महानदी पर स्थित हीराकुंड डैम का निर्माण सन 1948 में शुरू हुआ था, जो 53 में बनकर पूर्ण हुआ, जबकि वर्ष 1957 में यह बांध पूरी तरह से काम करने लगा था। इसलिए डेट 1957 लेते हैं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1957 में इसका काम पूरा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न जो है आपको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है या बनाया गया है। तो अलमाटी बांध याद रखना, अलमाटी क्या है आपका, माटी। तो माटी कौन खाते थे जी, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे याद रखोगे। अलमाटी कौन खाते थे, माटी कौन खाते थे, भगवान श्री कृष्ण। तो अलमाटी होगा कृष्ण नदी कहां पर, और माटी खा के क्या करते थे, नाटक। तो भगवान श्री कृष्ण क्या रहेंगे, नाटक करते थे, माटी, ठीक है, मिट्टी खाते थे। तो अलमाटी मतलब कौन सा, कृष्णा। नाटक करते थे मतलब कर्नाटक। एक्स्ट्रा पॉइंट में देखिए उकाई, उकाई बांध कहां है, ताप्ती नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी ताप्ती नदी पर क्या है, उकाई बांध। हिमाचल प्रदेश और बंगाल की सीमा पर भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पर। तो 2 प्रकार से सवाल पूछेंगे, आपका भाखड़ा नागल बांध कहां है, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, या दोनों की सीमा पर। तो दोनों की सीमा पर है। कौन सी नदी पर है बोलेगा तो सतलज नदी, याद रखेंगे। भारत का सबसे पुराना बांध कौन है, तो याद रखना कलनई बांध तमिलनाडु में है। कहां है, कलनई बांध। भारत का सबसे पुराना बांध कलनई बांध है जो तमिलनाडु में है। फरक्का बांध परियोजना कहां है, तो हुगली नदी में है, पश्चिम बंगाल में। यह भी आपका गंगा की सहायक नदी है हुगली नदी, ठीक है, याद रखेंगे। यहीं पर फरक्का बैराज बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। और पोंग बांध, पोंग बांध कौन सी नदी पर है, तो व्यास नदी पर है। कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। ये
ये रहे आपके जो सिलेक्टेड पॉइंट थे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और भी चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्लियर है? तो याद रखना, ठीक, ये सारे प्रश्न आपको जो है पढ़ने हैं, और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप जीएस में पढ़ते जाइए। हम एक पार्ट और लेकर आएंगे ज्योग्राफी का बहुत जल्दी आपके सामने, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि सबसे ज्यादा जो आपके मन में कंफ्यूजन होता है बाल मनोविज्ञान का, उसके भी एमसीक्यूज और व्याख्या मैं लेकर आऊं, तो आपको सुने सुने पूरे चीजें याद रहे, और 10 में से हो सके तो पूरा 10 नंबर या आपका 8-7 नंबर मिल जाए। तो बहुत जल्दी मेरा एग्जाम के पहले ये प्रयास रहेगा बेटा, मैं बहुत जल्दी आपके सामने रहूंगा। तब तक आपकी जो शुभकामनाएं हैं, आपको शुभकामनाएं रहेगी, और आप चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना ज्यादा आप जो है प्यार करेंगे उतना ज्यादा ही मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा, और मैं आगे आपके लिए कुछ और नया करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जो है चैनल पर बने रहिए, बार बार वीडियो को रिपीट करिए, टाइम कम है तो स्पीड बढ़ाकर देखिए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।